Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, सो इंट्रोडक्शन टू आर सॉफ्टवेयर के स्वयं प्रभा के कोर्स में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि आर के अंदर हम मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे तैयार करते हैं। और मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने में हम लोगों ने एन रो, एन कॉल, डेटा, बाई रो इज इक्वल टू ट्रू और फॉल्स, इन सारे कमांड्स का इस्तेमाल करना सीखा था। अब आज हम ये मान सकते हैं कि आपको आर सॉफ्टवेयर में मैट्रिक्स कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में पूरी नॉलेज है। अब जब आपको मैट्रिक्स तैयार करना आ गया तो हमारे पास मैट्रिक्स के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशंस हैं आज हम उनके उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कोई भी मैट्रिक्स है उसका हम ट्रेस कैसे निकालेंगे, इन्वर्स कैसे निकालेंगे एंड सो ऑन। इस तरह के ऐसे तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं और ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जितने भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स के ऑपरेशन होते हैं जिनके बारे में आप किताबों में पढ़ते हैं, वो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मेरी समझ है, आर के अंदर सारे के सारे अवेलेबल हैं। हाँ, एक ही काम करने को एक से ज़्यादा पैकेजेस हो सकते हैं, लेकिन काम सारे के सारे किए जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को आरंभ करने के पहले आपको ये कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा कि हाँ, आर के अंदर हम सारे तरह के मैट्रिक्स ऑपरेशन कर सकते हैं। और इसी तरह के मैट्रिक्स ऑपरेशन बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स में, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी होते हैं। तो जिस प्रकार से वहाँ पे होते हैं वैसे ही हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम अभी आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि कल आपने क्या क्या किया था, बहुत ही शीघ्रता के साथ। चलिए ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको हमारे इस कोर्स की स्लाइड को अगर डाउनलोड करना है तो आप हमारे होम पेज पर चले जाइए। इसका एड्रेस है home.iitk.ac.in और वहाँ पे बैकस्लैश दे करके लिख दिए ~SHALAB और \SP मतलब स्वयं प्रभा, और वहाँ से आप इस लेक्चर की स्लाइड्स की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। या आप अगर ये वाला जो हमारा QR कोड है आप इसको भी अपने फ़ोन के किसी फ्री के ऐप से आप स्कैन करके आप इस वेबसाइट पे डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर कोई भी सर्च इंजन पे चले जाएं, वहाँ पे हमारा नाम लिख दें और साथ में हमारा इंस्टीट्यूशन लिख दें, मतलब जैसे कि शलभ IIT कानपुर, तो आपको उम्मीद करते हैं कि मेरा होम पेज मिल जाएगा। और आप उस होम पेज पर आएंगे तो आपको स्वयं प्रभा का लिंक मिल जाएगा। आप उसके अंदर चले जाएंगे तो आपको अपने कोर्स के अंदर इस कोर्स की स्लाइड्स मिल जाएंगी जो आपको इस कोर्स को पढ़ने में सहायता करेंगी। ओके, सो अब आपको सिर्फ कल के बारे में जो आपने पिछले लेक्चर में किया था उसके बारे में एक क्विक रिवीजन करने के लिए आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि आपने पिछले लेक्चर में एक 4x2 की मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन किया था और उसके लिए आपने कमांड यूज़ किया था मैट्रिक्स, और उसके बाद में पैरामीटर्स यूज़ किए थे एन रो, एन कॉल और डेटा। एन रो में आपने दिया था नंबर ऑफ़ रोज़, एन कॉल में नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और डेटा के अंदर आपने दिया था जो डेटा आपको मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे अर्थात कॉलम वाइज देना है। और जब आपने इस कमांड को इस्तेमाल किया था तो आपने देखा था कि आपका डेटा 2, 3, 4, 5, उसके बाद फिर से कॉलम वाइज 6, 7, 8, 9 इस डायरेक्शन में, इस दिशा में अरेंज हो गया था।
ओके और उसके अलावा अगर आपको कोई भी एलिमेंट को अगर ये के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी थी तो आपने कमांड यूज़ किया था x और स्क्वायर ब्रैकेट में आपने उसमें रो और कॉलम का एड्रेस लिख दिया था कि आप किस एलिमेंट को कॉल करना चाहते हैं। जैसे कि अगर हम मान लीजिए हम इस एलिमेंट को कॉल करना चाहते हैं जो हमारा है 9, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा 4th रो, चौथी रो और दूसरे कॉलम पर है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x और ब्रैकेट में कर दिया 4,2। तो ये हमको चौथी रो में दूसरे कॉलम पर स्थित जो भी एलिमेंट है उसको बाहर निकाल करके दे देगा। और उसी तरीके से अगर आपको अपना डेटा रो वाइज अरेंज करना है, जैसे पहले वाले केस में तो आपने कॉलम वाइज किया, लेकिन अगर आपको रो वाइज करना है तो आप उसी कमांड में जो पहले वाला कमांड देखिए पूरा है, आप यहीं पे ऐड कर दिए बाई रो इज इक्वल टू ट्रू, अर्थात जो भी आपकी वैल्यूज़ मैट्रिक्स के अंदर अरेंज होंगी वो उसमें उनका अरेंजमेंट बाई रो सत्य है, अर्थात जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो रो के हिसाब से अरेंज करी जाएंगी। और आप देख लोगे देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको इस डायरेक्शन में आपका डेटा अरेंज हो गया। और ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दे दिया है। ओके, यहाँ तक की बात हमने पिछले अपने लेक्चर में करी थी। अब आज से देखिए हम एक आपको कुछ और तरीके के ऑपरेशन दिखाते हैं मैट्रिक्स में क्या क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स सेम होंगे, एक ही जैसे होंगे, जैसे कि अगर हम कहें कि एक मेरी कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज मैंने उसको 4/2 की ले ली और हमने कह दिया कि इसके जो भी हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आएंगे सारे के सारे हैं 3 3। ओके, तो अब इसको कैसे किया जाए। और आप देखेंगे कि आप जब भी अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं और जब आप किसी भी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो बहुत जगह आपको इस तरीके के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको इस तरह की मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको कैसे किया जाए। ओके, इसमें देखिए अब आपका जो कमांड है वो तो सेम है मैट्रिक्स, और अगर आपको एक 4/2 की मैट्रिक्स चाहिए तो आपने क्या कर दिया, n रो इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी 4, और जो अगला पैरामीटर है उसको कॉमा लगाते हुए लिख दिया n कॉल इक्वल टू 2, मतलब इसमें हमारे 2 कॉलम्स होंगे और उसके अंदर जो भी हमारा डेटा आएगा ये आपका क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी 3। तो जब आप यहाँ पे खाली एकल मान लिख देंगे, आप एक ही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 3, तो जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसके अंदर सारी की सारी देखिए वैल्यूज 3 3 3 हो जाएंगी। ओके, और हाँ आपको मैं ये भी बता दूं कि अगर आप इन चीज़ों का अगर आप ऑर्डर भी चेंज कर देते अगर हो n रो n कॉल और डेटा का, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये वाला ऑपरेशन आपको मैं R में करके दिखाता हूँ। ओके, ये वाला जो कमांड था मैंने यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लिया। आप देखोगे यही कमांड मैंने यूज़ किया है, n रो इक्वल टू दिस, n कॉल इक्वल टू दिस, डेटा इक्वल टू 3। अब इसी में देखिए आपको हम ये भी करके दिखाते हैं कि अगर आप इन कमांड्स का ऑर्डर भी अगर आप चेंज कर दोगे मतलब मैंने पहले वाले कमांड में लिखा था, पहले लिखा था n रो फिर n कॉल, अब मैंने क्या कर दिया, पहले कर दिया n कॉल फिर कर दिया n रो। आप देखेंगे देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा पक्का, और इसके थ्रू मैं आपको एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करूँगा। अब अगर मान लीजिए मैंने अगर अपने मैट्रिक्स कमांड में ये जो कमांड मेरा है 2 4 3, इनकेस अगर इस यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 2, 4, 3, मतलब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा इसमें से कौन सा n कॉल है, कौन सा n रो है और कौन सा डेटा है। तो देखिए क्या होता है, देखिए ये क्या आ गया,
राइट। इसने क्या कर दिया, इसने जो पहली वैल्यू है इसको इसने मान लिया डेटा, और उसने दूसरी वैल्यू है 4, इसको उसने मान लिया एनरो, और ये जो तीसरी वैल्यू है इसको उसने मान लिया अनकॉल। आपको भरोसा नहीं होता है तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देते हैं 10, पहली वैल्यू को हम कर देते हैं 10। तो अब देखिए क्या आया आपका, देखा आपने, ये जो पहली वैल्यू थी ये देखिए यहाँ पर रिपीट हो गई। अब हम एक काम करते हैं कि हम इसको 3 और 4 को इंटरचेंज करते हैं। तो देखिए क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 3 आ गया नंबर ऑफ रोज, और 4 क्या आ गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कहने का हमारा मतलब इतना है, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप यहाँ पर अपने आर कंसोल पर आप अगर ये लिख देते हैं कि एनकॉल क्या है, एनरो क्या है, डेटा क्या है, तो आप इसको कोई भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका नाम नहीं लिख रहे हैं तो हर एक कमांड में हम जो भी कमांड आर में करने वाले हैं, चाहे वो मैट्रिक्स के हों या किसी और चीज़ के हों, उनकी एक डिफ़ॉल्ट ऑर्डरिंग होती है, और अगर आपने वैल्यू नहीं दी है तो उसमें से जो भी आपने जिस ऑर्डर में इन वैल्यूज़ को पैरेंथेसिस के अंदर लिखा हुआ है वो उस डिफ़ॉल्ट ऑर्डर के अनुसार अपनी अपनी वैल्यूज़ को चूज़ कर लेगा। जैसे कि ये जो पहली वैल्यू है 10, ये हमारी काहे की वैल्यू है, जो हमारी मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज होंगी, जो उसकी डिफरेंट लोकेशन पर वैल्यूज़ दी जानी है, ये उसकी वैल्यू है। तो आप देखोगे यहाँ पे हर एक वैल्यू हमारी 10-10 आ गई। जो भी हमारे पैरेंथेसिस के दूसरे स्थान पर संख्या लिखी हुई है 3, ये हमारे नंबर ऑफ रोज़ को दिखाती है कि हमारे इस मैट्रिक्स में कितनी रोज़ होंगी। तो आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 रोज़ मिल रही हैं। और उसी तरीके से इस पैरेंथेसिस के अंदर जो भी तीसरे स्थान पर जो वैल्यू लिखी हुई है 4, ये आपको नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बता रही है। तो आप अगर किसी भी कमांड में मैट्रिक्स में, उदाहरण के लिए अगर आप 10 3 4 करते हो तो 10 3 4 का मतलब होता है 10 मैट्रिक्स के अंदर आने वाली वैल्यूज़ हैं, 3 हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ होंगी और 4 हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होंगी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि इसका डिफ़ॉल्ट क्या है। आप इसको देखने के लिए आपके पास एक तो हेल्प की आप सहायता लीजिए। हेल्प जो भी आर के अंदर अवेलेबल है, आर के अंदर जो सहायता अवेलेबल है आप उसकी सहायता लीजिए, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं जो आपको एडवाइस दूंगा, मैं आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है जहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है कि आप क्या कर रहे हो और क्या नहीं कर रहे हो, और किसी बड़े प्रोग्राम में आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि अंदर क्या हो रहा है। इसलिए बेहतर है कि आप हरदम आप इनका नाम देते रहिए। ये कुछ देखिए ऐसी ही बात है, जैसे आपने देखा है ना, आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं। तो मान लीजिए आपके पास 3 दोस्त हैं और आपने उसको बुलाया, ए इधर आइए, और दूसरे दोस्त को बुलाया, ए इधर आइए, और तीसरे बुलाया, इधर आइए, ए यहाँ आइए। अब ये ए करके आपने आंख से तो बता दिया, लेकिन अगर हम इस टीवी का स्क्रीन अभी बंद कर दें और खाली अपना आपको आवाज़ सुनाए तो आप ये कैसे समझेंगे कि ए करके मैंने किस दोस्त को बुलाया है। तो उस तरीके से ऐसा करने की जगह आप अगर उसका नाम लीजिए कि सोहन तुम यहां आ जाओ, रमेश तुम यहां आ जाओ, मोहन तुम यहां आ जाओ, तो ये तो समझ में आ गया ना। तो इसलिए बेहतर है कि आप इस अप्रोच को फॉलो करने की जगह आप उसमें जो भी उन पैरामीटर के नाम दे करके काम करने की आदत डालिए। कुछ लोग शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और वो आगे जा करके समस्याओं में फंस जाते हैं, और फिर एक बड़े से प्रोग्राम में आपने किस जगह पे क्या गलती करी है उसको ढूंढना बहुत कठिन होता है। आप तो ये सोच रहे हो कि आपने दिया हुआ है मैट्रिक्स 10 4 3,
तो आपने तो अपने हिसाब से सपोज 10/4 की मैट्रिक्स तैयार करी हुई है, लेकिन वो तो मैट्रिक्स 4/3 की बनी है जिसके अंदर वैल्यूज़ हैं 10। तो इतना सब कंफ्यूजन क्रिएट करने से बेटर है कि आप अगर आधे मिनट का समय ले लीजिए और एन रो एन कॉल और डेटा की वैल्यू को लिख दीजिए, तो हमारी और आपकी दोनों की ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। ओके, चलिए अब हम अगले अपने कमांड की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम एक मैट्रिक्स तैयार करते हैं और हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स दी होती है उसके किसी एलिमेंट को कैसे कॉल करना है, इसके बारे में तो आपने यहाँ पे देख लिया। जैसे कि हमने अभी बात करी थी, हमने अपनी पिछली वाले मैट्रिक्स में देखिए ये कि अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को कॉल करना है तो आप इसको xi, j के फॉर्म में कर सकते हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि अगर हमको कोई रो या कोई कॉलम को अगर कॉल करना है तो उसको हम कैसे कॉल करेंगे। तो एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैट्रिक्स तैयार कर ली है 5/3 की, जिसमें हमारा क्या है, मैट्रिक्स n रो इक्वल टू 5, n कॉल इक्वल टू 3, बाई रोज इक्वल टू ट्रू और डेटा इज इक्वल टू 1:15। ये हम आपको आगे बताएंगे कि जब हम कभी 1:15 लिख देते हैं तो R के अंदर इसका मतलब होता है इन करते हुए 15 तक की सारी संख्याओं को एक एक के इंटरवल पर ले लीजिए। ओके, तो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके पास अगला ऑप्शन ये था कि आप यहाँ पे डेटा को C 1 2 3 4 अप टू 15 तक टाइप करते हैं, लेकिन हम अपने काम को आसान भी कर सकते हैं और इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि R के अंदर बहुत से छोटे छोटे कमांड निहित होते हैं जिनकी सहायता से आप अपनी प्रोग्रामिंग बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो अब आप देखिए, आपने क्या कहा, यहाँ पे आपको एक 5/3 की मैट्रिक्स चाहिए और 5/3 की मैट्रिक्स में जो कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, नंबर आएंगे 1 से 15 तक के, और ये नंबर हमारी इस मैट्रिक्स में कैसे अरेंज होंगे, बाई रो इज इक्वल टू टी मतलब ट्रू, सत्य, मतलब कि जो हमारे एलिमेंट होंगे वो हमारे रो वाइज होंगे। तो आपने देखिए कैसे आपके हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। ये हमारे देखिए यहाँ पर एलिमेंट क्रिएट हो गया। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि हमको इसी मैट्रिक्स में से डिफरेंट रोज और कॉलम को बाहर निकालना है। तो आप देख सकते हैं इसी कमांड को हम जब R कंसोल पे करेंगे तो हमारी देखिए ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी। ओके, अब हम देखिए एक एक करके इन कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। अब आप सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको मान लीजिए कोई रो और कॉलम निकालना है, तो अगर मुझे मान लीजिए कि 4th रो निकालनी है तो 4th रो के लिए हमारा कमांड क्या हो जाएगा, x ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट 4 कॉमा और उसके आगे आप यहाँ पे ब्लैंक दे दीजिए और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मैट्रिक्स का नाम, जो भी आपने जिस मैट्रिक्स की आप रो या कॉलम निकालना चाहते हैं उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। और इस कमांड को याद करना देखिए बहुत आसान है। आप अपनी ये मैट्रिक्स देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि आप रो और कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर होता है XIJ होता है। I हमारा दिखाता है रो का के बारे में और J हमारा दिखाता है कॉलम के बारे में। ओके, तो अब अगर आपको रो लिखनी है तो आप यहाँ पे लिखिए मैट्रिक्स का नाम और लिख दीजिए रो। कॉलम तो कुछ नहीं चाहिए ना, आप यहाँ पे कुछ मत लिखिए और ब्रैकेट से बंद कर दीजिए। और अगर आपको कॉलम के बारे में चाहिए तो आप लिखिए X। आपको रो चाहिए, हाँ कि ना, रो नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया, कॉमा लगाया और यहाँ पे कॉलम जो मैंने J से लिखा है उसको लिख दिया। तो ये मुझको
कॉलम के बारे में बता देगा। और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप देखिए, आप अगर हमको मान लीजिए चौथी रो के बारे में निकालनी है इन्फॉर्मेशन, तो आपने यहाँ से चौथी रो के बारे में लिखा। चौथी रो आपकी क्या है, देखिए यही तो है। और यहाँ से आपने इसके आगे किस मैट्रिक्स का आपको चाहिए चौथी रो, ये दिया हुआ है मैट्रिक्स का नाम, आपने इसको उठा करके यहाँ पे लिख दिया x और स्क्वायर ब्रैकेट में 4 कॉमा ब्लैंक। अब आप आउटकम देखेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे 10, 11, 12 एलिमेंट्स मिल गए, अर्थात कि आपका जो x मैट्रिक्स की चौथी रो है ये बाहर आ गई। अब ये जो ऑपरेशन है इसका इस्तेमाल हम जब भी कभी कोई प्रोग्राम लिखते हैं, अगर मुझे वहाँ पे किसी पर्टिकुलर डेटा सेट को बाहर निकालना होता है, हम उसके लिए करते हैं। उसी तरीके से अगर आपको कॉलम के बारे में निकालना है तो बिल्कुल ऐसे ही, अगर आपको मान लीजिए थर्ड कॉलम को निकालना है तो हम क्या लिख देंगे, x और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे कॉमा 3, राइट। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इससे क्या हो जाएगा। अब आप देखिए आपने अपने इस मैट्रिक्स में कि ये ब्रैकेट के अंदर कॉमा 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये लिखा हुआ है। आप अगर ध्यान दें तो देखिए बेसिकली हम यही वाला कॉलम थर्ड कॉलम है। तो अब अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो देखिए ये क्या आ गया, इस जो आपने आउटकम लिखा था ये आपका 3, 6, 9, 12, 15 आ गया, जो यही चीज़ है। ओके, तो ऐसे हम अपने रो और कॉलम को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम आपको इसी स्लाइड में एक और इंफॉर्मेशन देते हैं। आप जरा सा ये जो स्क्रीनशॉट है आप इसके ऊपर ध्यान देने की कोशिश करिए। चूँकि मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए, अगर आपके पास, हमारा सवाल है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स का आउटकम हो और आपसे ये कहा जाए कि आप इसको पहचानिए कि ये मैट्रिक्स का आउटकम हमारा रो का है कि कॉलम का है, तो आप उसको कैसे निकालेंगे। जैसे आप इस अगर स्क्रीनशॉट पे ध्यान देते हैं तो हमें काम करते हैं, हम इसका नाम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए ओके, और अब हम आपसे कहते हैं कि आप ये जो आउटकम दिया हुआ है 10, 11, 12 और जो दूसरे नंबर पे 3, 6, 9, 12, 15, आप इसको मुझे देख करके ये बताइए। और साथ में आपको जो ये वाली मैट्रिक्स भी आपको हटा दी गई, ये आपको नहीं दी गई है। आप खाली आप इस कमांड को देख करके बताइए कि इसमें से ये 10, 11, 12 हमारी रो की वैल्यू है कि कॉलम की वैल्यू है, और या इन दोनों आउटकम्स को देख करके क्या आप ये मुझको बता सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी 4/3 ऑर्डर की है कि 3/4 ऑर्डर की है। आंसर है नहीं। इसके बारे में हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो यहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और ये जो वैल्यूज़ लिखी गई हैं, ये हमारी एक ही तरीके से वैल्यू लिखी गई हैं। ये जो दिया है ना 1, ये तो दिखा रहा है पहली रो, मतलब कि यहाँ तक कि इसमें हमारी पहली रो में 10, 11, 12 तक की वैल्यू है, और ये भी दिखा रहा है कि पहली रो में 3, 6, 9, 12, 15 तक की वैल्यूज़ हैं। तो इस आउटकम को देख करके आपको कभी उल्टी डायरेक्शन में आर में मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता चल पाएगा। हाँ, हो सकता है कि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका हमारा आउटकम ऐसे आता है कि वो जब हमारा आउटकम देंगे तो जैसे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है 1, यहाँ पे आपने क्या लिखा है 1, तो उनके केस में, उन सॉफ्टवेयर में कभी कभी ऐसा होता है कि ये 1 कॉमा करके लिख देंगे या कॉमा, तो उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि ये हमारी पहली रो है कि पहला कॉलम है। लेकिन आर के अंदर ऐसी सुविधा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और कभी आप इस आउटकम को देख करके पीछे का कंक्लूजन निकालने की कोशिश नहीं करिएगा। ओके, अब हम जो मैट्रिक्स मैंने अभी तैयार करी है उसी में हम आगे बढ़ते हैं, और हम यहाँ पे एक सवाल है कि किसी मैट्रिक्स में से अगर मुझे किसी सब मैट्रिक्स को बाहर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे।
आपसे अगर ये कहा जाए कि आप कोई एक गिवन मैट्रिक्स में से कुछ उस मैट्रिक्स का एक छोटा सा हिस्सा बाहर निकालिए, तो उसको हम कहते हैं सब मैट्रिक्स, राइट। जैसे कि अगर हम कहें कि इस वाले उदाहरण में कैसा कि मैंने देखिए यहाँ पे एक्स वाले की जो मैट्रिक्स ली हुई है, अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो जैसे अगर हम ये वाली मैट्रिक्स भी यहाँ से ले लें तो ये भी हमारी एक एक्स मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स है। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने एक उदाहरण लिया है ये आपको समझाने के लिए है, और इसके साथ में हम इसको आर कंसोल में आपको करके दिखाएंगे। तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, हम अपने आर कंसोल में कुछ आसान उदाहरणों को हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको ये समझना है कि आपको क्या करना है। आपको जो भी आपकी सब मैट्रिक्स है यहाँ पर आपको कैसे देना है। आपका पहला पोजीशन क्या होती है, रो, और सेकंड पोजीशन क्या होती है, कॉलम। तो आपको जिस जिस रो और कॉलम के एलिमेंट्स निकालने हैं वो आप यहाँ पर लिख दीजिए, और इसके बाद जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपको इसका आउटकम मिल जाएगा। तो देखिए पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम आर में आपको एक छोटे छोटे उदाहरण करके दिखाते हैं, फिर हमें अपने इस एग्जाम्पल पर हम लौट करके आएंगे, राइट। तो चलिए हमें अपनी एक देखिए जो ये वाली मैट्रिक्स हमारी थी, हम उसके बारे में बात करते हैं, राइट। हम एक यहाँ पर मैट्रिक्स अपनी ये तैयार कर लेते हैं। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स आ गई एक्स। अब मान लीजिए कि आपको कोई इसमें से ऐसी मैट्रिक्स निकालनी है जिसको आपको सेकेंड और थर्ड रो को लेना है, मतलब कि रो नंबर 2 और 3 होना चाहिए, और कॉलम आपके भी सपोज मान लीजिए कि 1 से 2 होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 से 3 रो होनी चाहिए, मतलब अर्थात कि ये रो और ये रो होनी चाहिए, और कॉलम क्या होने चाहिए, 1 और 2। तो ये हमारा पहला कॉलम की वैल्यूज होंगी इसके नीचे, और जहाँ पे हम हाईलाइट कर रहे हैं इसके नीचे कॉलम 2 की वैल्यू होंगी। तो अब अगर ध्यान दें तो रो नंबर 2 और 3 और कॉलम नंबर 1 और 2 दोनों का जो इंटरसेक्शन कहाँ पे आ रहा है, ध्यान दीजिए आप, मैंने इसीलिए देखिए इसको हाईलाइट कर दिया है। अब आप जो पहले और दूसरे कॉलम को देखिए और ये बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट हमारा हाईलाइट हो रहा है। आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे ये 4, 5, 7 और 8 हाईलाइट हो रहा है। आप यहाँ पे आउटकम देखिए, ये देखिए आपको 4, 5, 7, 8 मिल गया। तो ये आपको देखिए एक छोटी सी सब मैट्रिक्स मिल गई। ओके, चलिए अब हम आपको फिर से इसमें एक और उदाहरण लेते हैं। हम यहाँ पे आपको जो हमारा 1 और 2 जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और 4 और 5 ये वाली मैट्रिक्स मुझको बाहर निकालनी है। तो अब इसका आपको एड्रेस कैसे देना है। आपको ये जो 1 और 2 हैं ये आपकी पहली रो पे हैं, 4 और 5 आपके कहाँ पे हैं, ये आपकी पहली रो पर हैं, और आपको खाली जो बस पहले और दूसरे कॉलम में जो है 1 और 4 और दूसरे कॉलम में है 2 और 5, इनको खाली लेना है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देंगे मैट्रिक्स का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे रो की संख्या। रो आप कौन कौन सी चाहते हो, 1 से 2 चाहते हो, और कॉलम कौन से चाहते हो, ये भी आप 1 से 2 चाहते हो। ओके, तो आप देखेंगे आपको यही देखिए मिल गया, 1, 2, 4, 5। ओके, ऐसे ही आप अगर मान लीजिए कि आप ये वाला हिस्सा आप निकालना चाहते हो, अर्थात चौथी 5वीं रो और कॉलम 1, 2, 3 आपको चाहिए। तो आपने देखिए अभी जो पार्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ये वाला इस मैट्रिक्स का पार्ट आपको बाहर निकालना है एज अ सब मैट्रिक्स। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए आप लिखोगे x, और रोज कौन कौन सी होंगी, 4 से 5, और कॉलम कौन से होंगे, 1 से 3। ओके,
अब देखिए यहाँ पे क्या आता है, x 4 से 5 और कॉलम 1 से 3। देखिए ये क्या आ गया, यही मैट्रिक्स तो आ गई जो आपने यहाँ पे लिखी थी, और ये मैट्रिक्स, और देखिए ये मैट्रिक्स समान है। ओके राइट। अब देखिए यहाँ पर तो मैंने आपको कितने भी कमांड्स लिए हैं उसमें मैंने आपको दिखाया कि जो आपके रोज और कॉलम एक ही सीक्वेंस में है, कि रो है 1 2 3, कॉलम है 1 2 3। लेकिन अगर आपको मान लीजिए आपको पहला कॉलम और थर्ड कॉलम और यहाँ से सेकेंड रो और फोर्थ रो, इनकी आपको अगर वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे? तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा सोचना है कि हम अपने दूसरी और चौथी रो को कैसे दिखाएंगे। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास क्या होता है, रो, तो मैंने कह दिया C2,4 और इसके बाद में मैंने कॉमा दिया। अब आपको कॉलम कौन कौन से चाहिए थे, पहले और थर्ड, तो मैंने यहाँ पे कॉलम की जगह पे कह दिया C1,3 और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। अब देखिए क्या आ गया, देखिए यही तो आ गया जो आपकी सेकेंड रो में वैल्यू थी फर्स्ट और थर्ड कॉलम की, क्या क्या थी, 4 और 6। देखिए 4 और 6 यहाँ पर लिख कर के आ गया, राइट। दूसरी वैल्यू क्या थी आपकी, फोर्थ रो में कॉलम 1 और 3, तो ये आपकी फोर्थ रो हुई। कॉलम 1 पर क्या वैल्यू है, 10, और कॉलम 3 पर क्या वैल्यू है, 12। तो देखिए यहाँ पे ये 10 और 12 आ गया। ओके ऐसे ही आप अगर इसको उल्टा भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए अब मैं आपके सामने इसको उल्टा कर रहा हूँ, यहाँ पे दिया आपने 2 4, मैं इसको कर रहा हूँ 4 और 2, और यहाँ पर आपने दिया है 1 और 3, मैं इसको कर रहा हूँ 3 और 1। तो ये कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। आप अगर देखिए ये आपकी वैल्यूज देखिए बदल गई। ओके इसी कार्य को जरा हम अपने सीक्वेंस के अंदर भी करते हैं। कैसे कि आपने ये वाली मैट्रिक्स देखिए निकाली थी, ये आपकी थी x और ये आपने निकाला था x 1 2 2 और 2 2 1। तो इसी में आपने ये जो लिखा हुआ है 1 2 2 और 1 2 2 1 कोलन 2 1 कोलन 2, आप इसको 2 कोलन 1 भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखिए आपके सामने इसको उल्टा करते हैं, 1 की जगह मैंने लिख दिया 2 और 2 की जगह लिख दिया 1, 2 से 1। देखिए जो हमारे इसके इसमें देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम था, वो देखिए यहाँ पे बदल चुका है। इसने यहाँ पे 2 से 1 मतलब रो कौन सी है, पहले 2 फिर 1, और कॉलम कौन से हैं, पहले 2 फिर 1। तो आप अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर इस कॉलम में, तो आपको देखिए यही चीज़ तो मिल रही है, राइट। पहली वैल्यू क्या आएगी, x22, x22 आपकी क्या है 5। अगली वैल्यू क्या आएगी x21, तो क्या है ये आपकी वैल्यू क्या है, x21 क्या है, देखिए x2 और x1 क्या है 4। फिर क्या है x1 के साथ में आ जाएगा 2, तो x12 क्या है 2, देखिए ये आपकी हो गई 2, और उसके बाद आ जाएगा x11, x11 क्या है आपका 1। और अब हम अपनी स्लाइड पर वापस आते हैं और यहाँ पे इस उदाहरण को भी समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको समझना देखिए आपके लिए बहुत आसान काम है। ये क्या दिया हुआ है, ये हुआ है रो नंबर 4 3 2, और ये क्या दिया हुआ है, ये कॉलम नंबर 3 और 2। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास यहाँ पे 3 रो आएंगी और 2 कॉलम आएंगे। ओके तो हम कर सकते हैं R1 R2 R3 और कॉलम 1 कॉलम 2। अब इसकी मैट्रिक्स देखिए कैसे बनेगी। आपने पहले लिया 4, ये जो मैंने गोला बनाया 4, और इसको आपने 3 2 के साथ में कंबाइन किया, तो यहाँ पर आपके पास
4,3 का एलिमेंट आ जाएगा और यहाँ पर और सेकेंड जगह पर सेकेंड प्लेस पर आपका 4,2 का एलिमेंट आ जाएगा। फिर आपने लिया 3, ये जो रो नंबर 3 को आपने फिर से 3 और 2 के साथ में किया, तो ये आ जाएगा आपका थर्ड और 3, मतलब कि थर्ड रो और थर्ड कॉलम का जो भी एलिमेंट है। फिर क्या आ जाएगा, थर्ड रो और सेकंड कॉलम का जो भी एलिमेंट है। और फाइनली आपने लिया यहाँ पे 2, तो 2 में क्या हो गया, आपने लिया सेकंड रो और कॉलम कौन सा आएगा आपका 2, ये देखिए ये जो मैंने मार्क किया हुआ है 2। ओके, अब देखिए, अब ये एलिमेंट्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इनकी वैल्यू आपको इस मैट्रिक्स में से निकालनी है। अब अगर ध्यान दीजिए 4,3 कौन सी लोकेशन पर है, ये आपका हो गया 4 और ये आपका हो गया 3, यहाँ इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई 12। तो देखिए यही वैल्यू तो 12 तो यहाँ पर लिखी हुई है। और फिर आपने कहा 4,2, अब 4,2 आपका क्या हो गया, फोर्थ रो और सेकेंड कॉलम क्या हो गया, ये नंबर 11। तो यही नंबर 11 तो आपका यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। और इसके बाद में फिर आपने क्या किया 3,3, अर्थात थर्ड रो और थर्ड कॉलम, ये कौन सा नंबर आ गया 9। तो यही 9 ही तो आपका देखिए ये लिखा हुआ है। और इसके बाद में 3,2 क्या हो गया आपका थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, अर्थात ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 8। तो अब अगर आप देखिए यही 8 वैल्यू तो आपकी ये लिखी हुई है। और उसी तरीके से आप जो 2,2 की वैल्यू क्या है, आप अगर देख लीजिए यहाँ से, ये है 5, जहाँ पर मैं गोला गोला कर रहा हूँ। तो ये आपकी वैल्यू क्या आपकी हो गई। तो अब आप देखिए आपकी 2,3 कहाँ पे है, 2 और 3 6, देखिए यही 6 तो आपका ये दिया हुआ है। और उसके बाद फिर क्या है 2,2 क्या है 5, तो यही तो 5 आपको दिया हुआ है। तो देखिए आपने किस तरीके से आपने एक सब मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स में से बाहर निकाल ली। ये ऑपरेशन स्टेप बाय स्टेप समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जब तक आप ये ऑपरेशन नहीं समझेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आर इस ऑपरेशन में कर क्या रहा है। और ये तो आपको भी पता है कि किसी भी चीज़ को और किसी भी सब्जेक्ट को अगर हम बेसिक फंडामेंटल से समझने की कोशिश करते हैं तो उसकी हमारी नींव बहुत ही मजबूत हो जाती है। तो अब हम एक और तरीके की मैट्रिक्स की बात करते हैं कि, और ये मैट्रिक्स हमारी है डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम यहाँ बात करेंगे कि डायगोनल मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि अगर हम कहें कोई हमारी एक मैट्रिक्स है, सपोज 3/3 की है, तो इसके एलिमेंट्स हमारे क्या होंगे x11, x12, x13, x21, x22, x23, x31, x32, x33। तो अब देखिए यहाँ पे ये जो हमारा पार्ट है इसको हम बोलते हैं डायगोनल, और ये जो हमारे पार्ट हैं जो मैं नीले रंग से कर रहा हूँ इनको हम बोलते हैं ऑफ डायगोनल। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, ये हमारा डायगोनल के ऊपर वाला पार्ट है, तो इसको हम बोलते हैं अपर डायगोनल। और जो नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं लोअर
डायगोनल। ओके, तो अब जो डायगोनल मैट्रिक्स हमारी होती है उसमें क्या होता है कि हमारे जो भी डायगोनल एलिमेंट्स ही खाली होते हैं जो नॉन ज़ीरो होते हैं, और बाकी हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे ऑफ डायगोनल, चाहे वो अपर डायगोनल हो चाहे वो लोअर डायगोनल हो, ये सभी ज़ीरो होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें कि सपोज़ अगर हम एक 3x3 की मैट्रिक्स ले लें और इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 और बाकी सारे हमारे ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं 0, तो इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो इस तरह की डायगोनल मैट्रिक्स को अगर मुझे तैयार करना है तो R में हमारा कमांड क्या होता है? हमारा कमांड होता है DIAG, और इसके बाद जो हमारी वैल्यू है, जो भी हमारी डायगोनल की वैल्यू है, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे ली हुई है 1, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको डेटा, इसको आपको डेटा इक्वल टू 1 नहीं लिखना है। अगर आप डेटा इक्वल टू 1 लिखेंगे तो आपको आप मिस्टेक दिखाई देगी। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को लिख देना है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को बराबर ले रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अगर हम कोई डायगोनल मैट्रिक्स करते हैं तो क्या उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग अलग हो सकते हैं? नहीं, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स हमारी अगर होती है तो उसमें ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, अर्थात इसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों बराबर रहेंगे हरदम। ये हमारी इसकी बेसिक डेफिनेशन है, एक ये मूल परिभाषा है डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो अब आप देखोगे कि आप यहाँ पे आप जो भी करोगे इसका आउटकम आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। इस आउटकम में क्या है? देखिए, ये जो हैं आपके डायगोनल एलिमेंट्स, ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? 1। ये कहाँ से आ रहे हैं? ये जो आपने वैल्यू ली है 1, और ये जो आपने लिया हुआ है n रो इक्वल टू 2, ये आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, ये आपके पास यहाँ पे 2 रो हैं, और बाकी आपने क्या लिया हुआ है? n कॉल इक्वल टू 2, तो आपके पास 1 और 2 ये कॉलम हो गए, और ये दोनों कॉलम देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, अब हम इसी ऑपरेशन को अपने R में करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं डायगोनल 1 n रो इक्वल टू से 2 n कॉल इक्वल टू 2। ये देखिए आपको 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिल गई जहाँ पर आपकी सारी वैल्यूज़ हैं, सारी डायगोनल वैल्यूज़ हैं 1। अब इसमें चलिए हम कुछ खेल करते हैं। अब मैंने इसमें कर दिया n रो इक्वल टू 2 और n कॉल को कर दिया 3। देखिए क्या आता है, ये मुझको मैट्रिक्स तो देगा, लेकिन आप ये देखेंगे कि इसमें दो पहले जो एलिमेंट्स 2 हैं, यहाँ तो इसने हमको 1 1 दे दिया, लेकिन थर्ड रो को 0 कर दिया। इस जगह पे आपको बहुत केयरफुल रहना है, और यही बात मैं हर बार सारे अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि सॉफ्टवेयर जो भी कर रहा है वो कुछ ना कुछ करता रहेगा, लेकिन आपको ये समझना बहुत आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर के आपको वही आउटकम दे रहा है जो आपको कहिए। अब इसी जगह पे आप अगर ये कर दोगे n रो इक्वल टू 3 और n कॉल इक्वल टू 3, देन देखिए आपको यहाँ पर एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो R को ये नहीं पता है कि ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, और भिन्न भिन्न तरीके की मैट्रिसेस क्या होती हैं। उसको तो खाली मैथमेटिकल ऑपरेशन पता है, वो आपका बहुत ही ओबीडियंट सर्वेंट है और वो आपका सारा काम कर देगा। अब इसी कमांड में आप अगर देखिए, जैसे आपने पहले आपको मैंने बताया था कि आपको n रो, n कॉल और DATA डेटा के 3 कमांड्स होते हैं। आप अगर यहाँ पे मान लीजिए कर दिए डेटा, तो देखिए क्या आ गया? एरर। मतलब कि ये जो डायगोनल का कमांड है, ये आपको मैट्रिक्स तो दे रहा है लेकिन डेटा को के कमांड को नहीं पहचान पाता है। तो जब हम डायगोनल मैट्रिक्स का कमांड यूज़ करेंगे तो हमको यहाँ पे डेटा कमांड का इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, अब हम आपको दिखाते हैं कि अगर क्या
हम इसमें डायगोनल मैट्रिक्स में 1 के अलावा भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि ये वाला पार्ट जो मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका क्या है, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पर हमारे डायगोनल में सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो ये हमारी 3x3 की एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसी तरीके से जो हमने यहाँ पे ऊपर निकाली है, ये आपकी क्या है, ये आपकी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसी कमांड में अगर हम मान लीजिए, देखिए हम इसमें से 1 की जगह कर देते हैं 2, देखें क्या होता है। देखिए ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई और यहाँ पर हमारे सारे एलिमेंट्स हैं 2। तो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारी सिर्फ इतनी खास बात होती है कि उसके डायगोनल एलिमेंट्स पर कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स पर हमारे पास 0 वैल्यूज़ होंगी। ओके, अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आप एक ऐसी मैट्रिक्स तैयार करना चाहते हैं जहाँ पर आप ये चाहते हो कि जैसे आपने यहाँ लिखा है ना, इस 3x3 की मैट्रिक्स में पहले डायगोनल पर है 2, दूसरे डायगोनल पर है 2, तीसरे डायगोनल पर है 2। ऐसे आप चाहते हो कि पहले, दूसरे और तीसरे डायगोनल पर आ जाए 2, 3, 4। तो आप क्या करोगे, आप इस कमांड को लिखोगे और जहाँ पे आपने डेटा की वैल्यू दी है, यहाँ पे आप सी करके लगा दोगे 2, 3, 4। और आप अगर देखोगे तो आपका क्या आ गया, पहले एलिमेंट में आ गया 2, दूसरे एलिमेंट में आ गया 3 और तीसरे डायगोनल एलिमेंट में हो गया 4। अब हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सी को लिखा है 2, 3, 4, अर्थात मैंने खाली 4 ही वैल्यू दी हुई हैं, और लेकिन मैंने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मैंने 4 कर दिया है। को देखिए क्या हो गया, जिस तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपने पढ़ के रखे हुए थे पहले कि एक समय आने के बाद में वही वैल्यू हमारी रिपीट होने लगती है, देखिए वही वैल्यू आपकी रिपीट होने लगी। आप देखिए ये जब आप 3 रो और 3 कॉलम को लेंगे, ये तो आपका देखिए ऊपर जैसा ही आ गया 3x3 की। अब जो हमारी चौथी रो आ गई है, इसने क्या किया, इसने ये जो एलिमेंट था C2, 3, 4 का, इसने उसको फिर से रिपीट कर दिया, राइट। अब अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4, और अगर आप इसको अगर रिपीट कराना चाहते हो सारी वैल्यूज़ को, अगर आप 2 बार भी कराना चाहते हो, तो आपकी मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होना चाहिए, 6, 3 2 6। ओके, तो चलिए हम आपको देखिए करके दिखाते हैं। अगर हम अपने मान लीजिए नंबर ऑफ रोज को अगर हम और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर हम 6 कर देंगे, तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स आपका 2, 3, 4 आया है, ये आपका फिर से पूरा रिपीट हो जाएगा। देखिए हो गया 2, 3, 4, और फिर से आपको देखिए ये 2, 3, 4 रिपीट हो गया, और ये आपकी डायगोनल मैट्रिक्स बनती जा रही है। ओके, और इसी केस में अगर आपको मान लीजिए डायगोनल एलिमेंट देने हैं 1 2 6, मतलब अर्थात 1 2 3 4 5 6, तो आप इसको कैसे करोगे, आपने जहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं जहाँ पर, वहाँ पर आप कर दोगे 1 2 6। जैसा मैंने आपको बताया था कि एक अगर हम 1 से 6 तक की संख्याओं को लगातार लिखना चाहते हैं तो उसको हम कोलन के साथ में लिख सकते हैं। और अब देखिए आपको क्या मिल गया, पहला एलिमेंट मिल गया 1, दूसरा एलिमेंट मिल गया 2, तीसरा एलिमेंट मिल गया 3, चौथा एलिमेंट मिल गया 4, पांचवा क्या मिल गया 5, और छठा एलिमेंट मिल गया 6, राइट। और इसी में आप अगर कुछ भी अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहते हो, जैसे कि अगर हम मान लो डायगोनल एलिमेंट को हम 6 से 1 तक चाहते हैं, उल्टा जो हमने अभी किया उसका, तो देखिए आप उसको कर दी 6 to 1, तो पहला डायगोनल एलिमेंट क्या मिल जाएगा 6, दूसरा क्या मिल जाएगा 5, तीसरा क्या मिल जाएगा 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखिए आप अपने भिन्न भिन्न तरीके के ऑपरेशन को डायगोनल्स में कर सकते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू आपने क्या सीखा कि इस डायगोनल मैट्रिक्स के थ्रू हमको कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स मिल सकती है जिसके हमारे डायगोनल एलिमेंट्स तो नॉन ज़ीरो होंगे, और ये नॉन ज़ीरो का मतलब ये नहीं है कि ये सब हमारे बराबर होंगे, ये हमारे
कुछ भी हो सकते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स मैट्रिक्स का जो कमांड हमारा है आर में, उसमें हम बराबर और बिना बराबर दोनों के एलिमेंट्स डायगोनल एलिमेंट्स पर लिख सकते हैं। यह आपको ध्यान देना है। तो चाहे मुझे करना है डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 1 1 जो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगी, और अगर हमको करना है डायगोनल मैट्रिक्स अगर बनानी है जिसके हमारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, तो हम उसको सीक्वेंस का कमांड इस्तेमाल करते हुए, जो हम आगे करेंगे अभी, या हम इसको 1:3 कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपको कुछ भी नंबर चाहिए, आपको 10 20 30 चाहिए, तो आप सी कमांड का यूज कर लीजिए। और यहां पर ऐसा नहीं है कि मैंने खाली इंटीजर वैल्यू ली है, आप यहां पर फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। इसी एलिमेंट में अगर हम यहां पर अगर हम एक फ्रैक्शन वैल्यू ले लेते हैं 1.5 को, देखिए क्या होता है। तो भी देखिए आपकी डायगोनल एलिमेंट्स पर सारी ये फ्रैक्शनल वैल्यू आ गई। फ्रैक्शनल वैल्यू के साथ में आप अगर इसमें से निगेटिव वैल्यू को भी लेना चाहें तो भी हो सकता है। जैसे मैंने 1.5 की जगह मैंने -1.5 कर दिया, राइट। तो देखिए इसमें निगेटिव वैल्यू भी आ गई। अब हम अपने इस लेक्चर में यहाँ पे रुकेंगे, लेकिन इस लेक्चर के बाद में हम जब अगले लेक्चर के पहले आपसे मिलने आएंगे, उसके पहले आपको अब बहुत सारे काम करने हैं। आपको ये छोटे छोटे कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप ये देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे डायगोनल का कमांड लिया, उसमें से ही हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, हम फ्रैक्शनल की वैल्यू लेते हैं, डेसिमल में लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, राइट। हम इसके अंदर कोई एक फंक्शन को भी लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें कि डायगोनल एलिमेंट्स पर जो हमारे वैल्यूज़ होंगी, उसके अंदर हम सम, लॉग, स्क्वायर रूट, इन फंक्शन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अब आपको प्रैक्टिस करने का समय आ गया है। आप इस लेक्चर के बाद में आप अपनी ओर से छोटे छोटे आप उदाहरण लीजिए। आपको किसी कॉपी, किताब, बुक की कोई आवश्यकता नहीं है अभी। आप खुद से एग्जाम्पल सोचिए कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स वाला जो हमारा कमांड है DIAG, ये हमारा और क्या क्या कर सकता है। कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन इसके आउटकम हमारे आएंगे क्या, और जो मैं आउटकम अपने दिमाग में सोच रहा हूं, क्या वही आउटकम मुझको ये एक कमांड भी दे रहा है। ऐसे उदाहरण के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे होंगे कि अगर आपने कोई डायगोनल मैट्रिक्स को तैयार करने की कोशिश करी, और अगर आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर बराबर नहीं रखा है, तो शायद वो आपको दे देंगे कि यहाँ पे मिस्टेक हो रही, एरर हो रही है। लेकिन आर ने ऐसा नहीं किया। आर ने आपको फिर भी मैट्रिक्स दे दी, और जो आपने एलिमेंट्स दिए थे उसको उसने रिपीट कर दिए। उसी तरीके से आपने अगर जब डायगोनल मैट्रिक्स में खाली एक ही वैल्यू रखी, से 1, और अगर आपने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को बराबर नहीं रखा है, तो भी आर ने आपको मैट्रिक्स दे दी। जहां तक वो डायगोनल कर सकता था वहां तक उसने डायगोनल कर दिया, और बाकी को उसने ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को 0 कर दिया। तो ये छोटे छोटे से ऐसे हमारे ऑपरेशंस हैं जिनको आपको समझना बहुत आवश्यक है। और ये छोटे छोटे से ऑपरेशन ही हैं जो आपको बड़े बड़े कामों को अंजाम देंगे। कभी कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे एक ऐसा डेटा सेट तैयार करना है जहां पर डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे कुछ और हो जाए, लेकिन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सारे के सारे शून्य रहें। तो ये छोटे छोटे ऑपरेशंस, इनके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको बड़े बड़े कामों को करने में बहुत मदद देंगे। आप इस बात का मेरे पर भरोसा करिए, और इसी भरोसे के साथ मैं आपको अपने से प्रैक्टिस करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं आपको अगले लेक्चर में फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।